सभी को गुड मॉर्निंग। लक्ष्य कोचिंग यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लक्ष्य यूट्यूब कोचिंग क्लासेज को आप निरंतर देखते रहें। आपको कंपटीशन क्लास हर एक सब्जेक्ट की समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। तो हमने जो एक भाग है इन्हीं 5 भागों में से कि हिमालय भारत या उत्तर पूर्वी पर्वतीय भारत के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसी हिमालय भारत और पर्वतीय भारत के दक्षिण में और भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में जो संपूर्ण जलोढ़ मिट्टी से निर्मित एक जो भूभाग है जिसे हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका निर्माण 33 सागर में अवसाद भरने से हुआ था। जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसके बारे में बात करेंगे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। पेंजिया के विभाजन के कारण जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसकी बात करें पश्चिम से पूर्व लंबाई की, तो हमने इससे पहले पढ़ा कि ये भारत के उत्तर में एक छोटा सा देश है नेपाल, और नेपाल के ऊपर ये है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग से एक नदी निकलती है, जम्मू कश्मीर से बनने के बाद पाकिस्तान से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का मुहाना और यहाँ गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है गंगा। तो गंगा के मुहाने तक यहाँ सिंधु का मुहाना है, यहाँ गंगा का मुहाना है। इस भाग से लेकर इस भाग तक, हालांकि बात करें कि सिंधु जो नदी का मुहाना है, सिंधु के मुहाने से लेकर जो गंगा का मुहाना है वहाँ तक इस मैदान की लंबाई है 3200 किलोमीटर। परंतु यह मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, तो सिंधु की सहायक नदी है, हिमाचल पंजाब से बहने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। तो सतलुज नदी से लेकर और गंगा के मुहाने तक बात करें, यहाँ से सतलुज नदी से लेकर गंगा के मुहाने तक बात करें तो सतलुज से लेकर गंगा के मुहाने तक इस मैदान की लंबाई है 2400 किलोमीटर। ये मैदान आपको दिखाई दे रहा है साथियों कि इस मैदान का जो भूभाग है वो ये जो मैदान का पश्चिमी भाग है कि पश्चिमी भाग में जो इस मैदान की चौड़ाई है वो लगभग 480 किलोमीटर, यानी कि पश्चिम में अधिक चौड़ा है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई है 90 से 100 किलोमीटर।
तो मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है। जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं मैदान की जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिम में चौड़ाई 480, पूर्व में चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर। संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर। और संपूर्ण मैदान के ढाल की बात करें तो पश्चिम से पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर यह हमें पता चलता है कि भारत की अधिकांश नदियां कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। हालांकि गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां जो बहती है उत्तर भारत के विशाल मैदान में सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है भारत की अधिकांश नदियां। तो संपूर्ण मैदान का ढाल या पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ढाल है कितना? ढाल है 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। और संपूर्ण मैदान की औसत ऊंचाई की बात करें तो संपूर्ण मैदान की औसत ऊंचाई 204 मीटर। परंतु इसी मैदान की अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा का अंबाला और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, इस मध्य भाग में इसकी अधिकतम ऊंचाई है 291 मीटर। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के हम बात करते हैं भौतिक स्वरूप की कि उत्तर भारत का जो ये विशाल मैदान है जिसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ढाल 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम में चौड़ाई 480 किलोमीटर, पूर्व में चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर और अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर, औसत ऊंचाई 204 मीटर। तो लंबाई सतलुज से गंगा के मुहाने तक 2400 किलोमीटर और सिंधु के मुहाने से लेकर गंगा के मुहाने तक लंबाई 3200 किलोमीटर। तो दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के भौतिक स्वरूप की कि उत्तर भारत के विशाल मैदान है उसमें कौन कौन से और भौतिक स्वरूप या उसका भौगोलिक वर्गीकरण करते हैं कि क्यों कौन कौन से मैदान उसमें पाए जाते हैं। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है जो कृषि फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल, पर्याप्त स्वच्छ और मीठा जल पाया जाता है और कृषि फसलों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें तो इसमें एक प्रदेश इसका भौगोलिक स्वरूप में आता है भाबर। तो भाबर क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के हम पढ़ते हैं उत्तर में कि हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। और शिवालिक मैंने आपको बताया था कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण ये अधिक कटी है और इसी शिवालिक के दक्षिण में है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इसी जो शिवालिक श्रेणी है इसकी ये दक्षिणी ढलान है, ये दक्षिणी ढलान है। इसमें दक्षिणी ढलान पर जो हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियों ने यहाँ इस भाग में जो अनेक प्रकार के कंकड़, पत्थर, अवसाद है वो इकट्ठा कर दिया, जिस कारण क्या है कि हिमालय से जो नदी बहती है वो इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर बहती है। 8 से 16
किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में सिंधु से लेकर यहाँ जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ तक, जो शिवालिक के दक्षिणी ढलानों पर कंकड़ पत्थर और अवसाद के कारण हिमालय से बहने वाली नदियाँ जब धरातल के ऊपर क्या हो जाती है, अदृश्य दिखाई नहीं देती, वो इन अवसाद के नीचे से बहती है, तो उसे कहा जाता है भाबर प्रदेश। जब ये भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ जो मैदानी भाग में दोबारा से दिखाई देने लग जाती है तो उसको कहा जाता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश है वो एक दलदली क्षेत्र होता है। दलदली क्षेत्र भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव संरक्षण है वो तराई प्रदेशों में स्थित है। तो भाबर के दक्षिण में जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये क्षेत्र है, ये भाबर का है, ये भाबर का क्षेत्र है। और इसी के नीचे ये दक्षिण में ये है तराई प्रदेश, जो दलदली क्षेत्र 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में जो भाबर की लुप्त नदियां दोबारा से धरातल के ऊपर क्या हो जाती है मित्रों, दृश्य दिखाई देने लग जाती है, तो उसे कहते हैं तराई प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा इसका भाग है बांगर। बांगर क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जब प्राचीन काल में जहाँ पर बाढ़ आती थी वो भूभाग अब सामान्य भूभाग से ऊपर उठ चुका है। अगर मैं बात करूं तो पंजाब और हरियाणा का मैदान और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर क्या है कि सतलुज जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, सतलुज, रावी, ब्यास या जो गंगा, उनके द्वारा प्राचीन काल में इस भूभाग में पहले बाढ़ आती थी, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ पर बाढ़ नहीं आती। तो ये भूभाग जो सामान्य भूभाग से लगातार बाढ़ आने पर ऊपर उठ चुका है, जहाँ पर क्या है कि ऊपर उठने के कारण पुरानी जलोढ़ मिट्टी का इस क्षेत्र में विस्तार हो चुका है और इसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। इसी का जो अगला भाग है वो है खादर। खादर होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो वहाँ पाई जाती है जहाँ पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। तो प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बाढ़ किस भाग में आती है, तो देखिए हम बात करते हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ जो बिहार में जो एक नदी बहती है कोसी, कोसी नदी का क्षेत्र, या यहाँ बात करें असम में ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र, तो कोसी नदी का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र, अगर यहाँ बात करें तो निमन गंगा का मैदान, निमन गंगा का मैदान जहाँ पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ पर मानसून ऋतु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण संपूर्ण जो भूमि है आसपास की, कोसी नदी के आसपास का क्षेत्र या ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास का क्षेत्र या निमन गंगा का जो भाग है, वहाँ पर एक नवीन मिट्टी की परत बिछ जाती है और उसी नवीन मिट्टी को दोस्तों कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? उसी नवीन मिट्टी को कहते हैं खादर। आगे
आगे हम बात करते हैं इसी मैदान का जो भौतिक भाग है, रे है या कलर। रे या कलर क्या होते हैं? ये वहाँ इस प्रकार का जो कलर और रे देखने को मिलता है जहाँ पर अत्यधिक सिंचाई होती हो, जहाँ पर भूमि की अत्यधिक सिंचाई होती हो। और आप सभी को पता है कि सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? पंजाब में, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। ये तीन राज्य जहाँ पर अत्यधिक नहरों या ट्यूबवेलों या नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो लगातार जो हमारी भूमि है उसमें सिंचाई होती है, तो भूमि से लवण की मात्रा, अनेक प्रकार के जो क्षार तत्व होते हैं उनकी एक परत भूमि के ऊपर बिछ जाती है। जैसे हम शीत ऋतु में गेहूं में जब सिंचाई करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि सफेद एक नमकीन जो परत है वो बिछ जाती है, उसी परत को कहा जाता है रे या कलर। आगे हम पढ़ते हैं इसी मैदान का भौतिक स्वरूप, भूड। भूड दोस्तों क्या होता है कि कई क्षेत्रों में उत्तर भारत के विशाल मैदान में अपक्षय और अप्रदन, अपक्षय और अप्रदन के कारण क्या होता है कि मान लो ये हमारी भूमि है, तो भूमि की जो ये ऊपरी परत होती है ये अपक्षय जल द्वारा या ताप द्वारा या जीवों के द्वारा, और अप्रदन जो है वायु द्वारा या जल द्वारा, जो क्या है भूमि की ये जो ऊपरी परत होती है इसको बहाकर या पवन के द्वारा इसको उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो यहाँ नीचे जो भूमि होती है वो कंकरीली और पथरीली होती है। जैसे गांव में आपने देखा होगा ताल कि उसमें छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं, तो नीचे की कंकरीली पथरीली भूमि निकल आती है जिसे कहा जाता है भूड। तो दोस्तों हम अभी भारत के भौतिक स्वरूप में दो भागों को पढ़ चुके हैं, हिमालय या पर्वतीय भारत, उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान में हमने पढ़ा कि इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर, पश्चिम में चौड़ाई 480 वर्ग किलोमीटर, पूर्व में चौड़ाई 90 से 100 वर्ग किलोमीटर, औसत ऊंचाई 204 मीटर, अधिकतम ऊंचाई अंबाला और सहारनपुर के बीच 291 मीटर। और फिर इसके भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा, बांगर है, खादर है, रे है, कलर या भूड, इससे पहले भाबर और तराई। अब हम बात करते हैं इसी उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में जो भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड है, जिसकी हम बात करते हैं कि जो कभी गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, जो वर्तमान में आज भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड है, जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत जो उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत है भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड, तो कभी गोंडवाना लैंड का भाग था, वर्तमान में ये भारत की भूमि के साथ जुड़ा हुआ है पेंजिया के विभाजन के कारण। तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसका जो आधार है,
इसका आधार उत्तर की ओर है। और प्रायद्वीपीय भारत का शीर्ष की बात करें तो शीर्ष दक्षिण की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में, यहाँ पर पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिम में पश्चिमी घाट। अगर हम बात करें पूर्व में, पूर्व में पूर्वी घाट। दक्षिण में नीचे आपको पता है कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और ये जो प्रायद्वीपीय भूखंड है, इसकी बात करें उत्तर से दक्षिण लंबाई 1600 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व चौड़ाई की बात करें 1400 किलोमीटर। और संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात करें तो है 600 से 900 मीटर। और संपूर्ण प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय भूखंड भारत की इस भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड, जिसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 1600 किलोमीटर, औसत चौड़ाई बात करें तो 1400 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर और क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो त्रिभुजाकार आकृति में पहला संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें कौन कौन से भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। तो सभी ध्यान से देखिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ जो पठारी संपूर्ण रूप से एक पठारी प्रदेश है। और देखिए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में त्रिभुजाकार आकृति में फैला प्रायद्वीपीय भूखंड, जिसका आधार उत्तर, शीर्ष, दक्षिण। तो इसी प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में या उत्तर में यहाँ पर एक पठार है जिसको हम बोलते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार जिसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। और इसी मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में एक पर्वत श्रेणी है जो वलित प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी अरावली। अरावली जो पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना तक इसका विस्तार है। राष्ट्रपति भवन जिसको हम मुगल गार्डन बोलते हैं और रायसीना हिल पर बना हुआ है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व अरावली की जो लंबाई है वो लगभग 850 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 800 मीटर। और इसी अरावली का यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है
गुरु शिखर। गुरु शिखर जो यहाँ पर है, जो माउंट आबू में अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जिसका नाम है संतों का शिखर भी बोलते हैं, 1722 मीटर जो गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर कहते हैं, अरावली की ये सबसे ऊंची चोटी है। अरावली ही जो भारत का थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल को जो भारत, उत्तर भारत के विशाल मैदान की तरफ उसके विस्तार को रोकने का कार्य करती है, कि जो अरावली के पश्चिम में जो भाग है वहाँ पर वर्षा होती है जो 0 से 25 सेंटीमीटर, और जो अरावली का पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा होती है, अरावली का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर, और जो पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। तो अरावली के पश्चिम में वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर और पूर्व में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो थार का मरुस्थल है, एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा होती है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इस रेखा से इस ओर जो वर्षा होती है वो 25 से 50, और इस रेखा से जो पश्चिम की ओर वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर या उससे कम। तो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। थार के मरुस्थल का जो भाग है भारत और पाकिस्तान 2 देशों में है, और थार का मरुस्थल है, इसका जो क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसकी लंबाई की बात करें 640 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो है लगभग 300 किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय भूखंड के उत्तर में मालवा का पठार, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली, अरावली उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 850 किलोमीटर समानांतर फैली पर्वत श्रेणी, जिसका सबसे ऊंचा जो शिखर है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास, और यही अरावली के पश्चिम में जो है थार का मरुस्थल, और थार का मरुस्थल का जो भूभाग है भारत और पाकिस्तान 2 देशों में फैला है। तो आगे हम बात करते हैं जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार के उत्तर में और प्रायद्वीपीय भूखंड के जो उत्तर में और मालवा के पठार के दक्षिण में, मालवा के पठार के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भूखंड के उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 457 से 610 मीटर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो याद रखना विंध्याचल पर्वत श्रेणी जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर औसत ऊंचाई 457 से 610 जो मीटर। इसी विंध्याचल के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भूखंड के उत्तर में जो एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, कौन सी है दोस्तों?
वो है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भाग से एक भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी इन्हीं दो पर्वतों के मध्य से निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जिसकी लंबाई की बात करें तो 900 किलोमीटर और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई है 760 मीटर। इसी सतपुड़ा श्रेणी की यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जिसके अंदर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी जिले में धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। आगे हम बात करते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत है और विंध्याचल पर्वत है उसके मध्य भाग से एक नदी निकलती है नर्मदा, और जो भ्रंश घाटी से बहती हुई कहाँ गिरती है दोस्तों? अरब सागर में, अरब सागर में। और इसी सतपुड़ा के दक्षिण में एक भ्रंश घाटी से और नदी बहती है, वो नदी है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है, जबकि बाकी भारत की अधिकांश नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आगे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय जो भूखंड है इसके पठारी क्षेत्र की, कि इसी के भूभाग में मध्य में फैला है त्रिभुजाकार आकृति में फैला, जिसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है जो संपूर्ण लावा से निर्मित है। लावा यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, जहां पर अधिकतम लावा की गहराई 2134 मीटर आंकी गई है। और ये जो दक्कन का जो पठार है, इस संपूर्ण दक्कन के पठार का क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका अधिकांश भाग है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में आता है। तो इसी प्रायद्वीपीय भूखंड के उत्तर पूर्व में एक पठार है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जिसमें झारखंड का पलामू, सिंहभूमि ये जिले आ जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार, या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा पठार है वो खनिज पदार्थों की दृष्टि से धनी है, तो छोटा नागपुर का पठार जो कोयला या यूरेनियम या थोरियम या लोहा इस प्रकार के अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, वो छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है, जो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। छोटा नागपुर का पठार जिसकी समुद्र, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो पार्श्वनाथ। इसी छोटे नागपुर पठार के दक्षिण में यहाँ पर जो आता है छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य। और छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में इस प्रकार यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर है, और इसे ही बोला जाता है छत्तीसगढ़ की निमन ग्रह जात की पहाड़ियाँ, ग्रह जात की
पहाड़ियाँ तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है। इसी प्रकार हम बात करें, एक है दंडकारण्य पठारी प्रदेश। दंडकारण्य पठारी प्रदेश है, भारत का ये राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा का यहाँ पर पश्चिमी भाग, उड़ीसा का पश्चिमी भाग और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पूर्वी भाग, ये जो भाग है ये संपूर्ण जो छोटी छोटी पहाड़ियों और इस प्रकार उबड़ खाबड़ भूमि वाला एक पठारी क्षेत्र है, इसे कहते हैं दंडकारण्य पठारी प्रदेश। कहाँ पाया जाता है ये पठारी प्रदेश? छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पूर्वी भाग और जो उड़ीसा है उसका जो बात करें तो पश्चिमी भाग में दंडकारण्य पठारी प्रदेश पाया जाता है। तो ये दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भूखंड है उसके भौतिक स्वरूप हैं। हमने पढ़ा मालवा का पठार, उसके ऊपर अरावली, फिर थार का मरुस्थल और सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत और इसके साथ साथ छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार, छत्तीसगढ़ निमन ग्रह जात की पहाड़ियाँ और दंडकारण्य पठारी प्रदेश। तो हम अभी पढ़े हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान और जो प्रायद्वीपीय भूखंड, भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड जो कभी गोंडवाना लैंड का भाग था, तो अब वर्तमान में जो पेंजिया के विभाजन के कारण भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए थैंक यू। जो बाकी भौतिक स्वरूप बचे हैं, तटीय मैदान और द्वीप समूह है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सभी से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लक्ष्य कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूले। सभी का थैंक यू, धन्यवाद।